हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2018 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है एकदम बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। क्वेश्चन है व्हाई डू यू टेल अ लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका जो प्रश्न है इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न हो और WH वर्ड में जो है वह हु के जगह कोई अन्य शब्द हो तो सबसे पहले आप उसको जस का तस लिख दीजिए। लिख दिया। अब देखिए डू यू टेल अ लाई जो है वह सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको जो है वह वॉइस में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है अ लाई, तो यहाँ पर ये अब क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, इज। तो वाई इज अ लाई। टेल का तीसरा रूप क्या होता है, टोल्ड बाई यू। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब ये तो एक तरीका हो गया कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप आसानी से ऐसे बना दें। अगर आप लोग जो है वो थोड़े से परेशान है कि नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ कवर करो और यहाँ पर देखोगे तो यू टेल अ लाई। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, यू टेल अ लाई दिख रहा है आपको और इसका आपको पैसिव बना देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लाई इज टोल्ड बाय यू। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका हम लोग बना दिए पैसिव। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर डू जो है वह पहले है। तो डू अगर पहले है यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करेंगे, पहले करेंगे। तो इसको हमने पहले कर दिया, ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। अब इसको हम लोग पहले कर दिए, उसके पहले क्या है, वाई लगा हुआ है, लगा दीजिए। और जब वाई आपने लगाया तो लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं करना भाई, इसको कवर करो, बना दो, इसका पैसिव बना दो और इसके बाद देखो ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, ऑक्सिलरी वर्ब को बस पहले कर दो और जो WH वर्ड है उसको जस्ट का तस कॉपी पेस्ट मार दो, एकदम आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वी आर टाउट ग्रामर बाय श्याम। देखिए यहाँ पे इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप है। ये ऑलरेडी पैसिव केस में है और आपको बदलना किस में है, एक्टिव केस में। तो एक्टिव केस में बदलना है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट अभी श्याम बना हुआ है। तो श्याम को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। देख लीजिए सब में सब्जेक्ट श्याम है और मैंने कहा कि इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप है तो निश्चित रूप से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो नीचे वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर में है तो ये तो नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप दिख रहा है यानी सिंपल पास्ट, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का डायरेक्ट क्या है, चौथा रूप है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बना के देखते हैं। अब बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा श्याम, तो श्याम कर दीजिए। श्याम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, टीच, और टीच का जो है वह सिंगुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचेज। क्या हो जाएगा जी, टीचेज। अब क्या पढ़ाता है ना, इंग्लिश पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, हमको, तो टीचेज अस। और इंग्लिश है तो लिख दीजिए इंग्लिश, ग्रामर है तो लिख दीजिए ग्रामर। इस प्रकार से हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई इफ बट नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले कि हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ें, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत गर्मी में आपके लिए परेशान हो रहे हैं, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे क्या है,
सिंस और फॉर के बाद क्या है बाबू, टाइम है। तो जब कभी भी आपको सिंस फॉर के बाद टाइम मिले तो ऐसा हम लोगों को मान लेना है कि वो टेंस जो है वो होगा, कौन सा टेंस होगा बाबू, तो वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 90% केस में। ठीक है, 90% केस में ये हम लोगों को कंसीडर कर लेना है कि वो टेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अब देखिए जरा सा समझिएगा, यहाँ पे टेंस फॉर्म चुनना है तो यहाँ पे जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम लोगों को पता है कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में हैज़ या हैव होता है, उसके बाद क्या होता है, बीन होता है, उसके बाद वर्ब का क्या होता है, चौथा रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या क्या होता है, फॉर होता है, उसके बाद क्या होता है, टाइम होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग हर सिंस मॉर्निंग, मैं उसका यहाँ सुबह से इंतज़ार करते रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छोटा छोटा क्लू पकड़ना है और छोटे छोटे क्लू के जरिए हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, आप घंटों से जो है वह घुड़सवारी कर रहे हैं, घंटों से आप सवारी कर रहे हैं। यू डैश बी वेरी टायर्ड। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है, तो करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है तो आप ध्यान से देखिए कि आप घंटों से जो है वह काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से थक गए होंगे, अवश्य थक गए होंगे। तो अवश्य या निश्चित रूप से के लिए हम लोग जो है वह मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, आप जो है वह घंटों से जो है वह लगातार जो है बिना रुके सवारी कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से थक गए होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन है, यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर देखिए क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताया गया था कि आप ध्यान से देखेंगे, वुड यू लाइक, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, माफ करें, वुड यू माइंड, वुड यू लाइक, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की बात अगर हम लोग कर रहे होते हैं, परमिशन लेने या देने की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है, शी सेड आई हैव गॉट ए टूथेक। ध्यान से देखिएगा, ही सेड आई हैव गॉट ए टूथेक। टूथेक का मतलब क्या होता है, दांत का दर्द। ही सेड आई हैव गॉट ए टूथेक। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में इसको क्या करना है, बदलना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ही सेड है तो सेड ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट दे देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो इसका भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, गॉट है तो गॉट, ए टूथेक है तो टूथ एक हो जाएगा। अब जरा सा देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा जो विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प सही है ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी थैंक्ड मी। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में है, इसको डायरेक्ट नरेशन में क्या करना है, बदलना है। सी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको बनाना है। इसका मतलब क्या है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू। क्या कहा, थैंक यू। अब देखिएगा ध्यान से, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इसका जो बनाते हैं, वो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं वो बनाते हैं सी थैंक्ड मी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप जरा देखिए क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी दुविधा हो तो पहले बाकी के विकल्प को हम लोग छांट लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो मुझे धन्यवाद दिया तो यहाँ पर हिम तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गया।
दूसरा देखिए ऐसे भी ऑक्सिलरी वर्ब, ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में हो नहीं सकता, ये भी प्रेजेंट में है तो ये दोनों तो ऐसे भी गया। और जब यहाँ पर थैंक्ड मी है तो यहाँ पर हिम का प्रयोग तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सी थैंक्ड मी। ठीक है ना, का जो आपका डायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा सी सेड टू मी थैंक यू। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोगों को किस में बदलना है बाबू, तो डायरेक्ट नरेशन में बदलना है। एकदम घबराना नहीं है, आराम से देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि राधा है तो लिख दीजिए राधा, आस्क्ड है तो निश्चित रूप से ये सेड टू रहा होगा, राधा सेड टू रवि है तो रवि रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए WH वर्ड यहाँ पे क्या है, वेयर है तो वेयर दे दीजिए। अब हिज जो है वह क्या है, तो हिज जो है वह आपका हिज फादर, तो हिज जो है वह यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग देखते हैं क्या कि योर रहा होगा तब सेकंड, देखिए हिज जो है वह ही का पॉजेसिव केस है। अब योर रहा होगा तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला होगा। यहाँ पे रवि के बदले जो है वह क्या हुआ होगा, ही का पॉजेसिव केस हिज होगा। तो यहाँ पर जो है वह क्या है, राइट आंसर होगा वेयर इज योर फादर। क्या हो जाएगा, वेयर इज योर फादर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सेम है, तो ए भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ए और बी हमारा दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि माई ब्रदर डिड नॉट, देखिए जब कभी भी डिड लगा हो तो डिड के बाद नोट और नोट के बाद वर्ब का क्या होता है, पहला रूप होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जब आपका डिड नॉट लगा हो तो डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं। इस पैटर्न से अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी चूज हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, मरसा इज रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस में बदलना है तो देखिए क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ नॉवेल। तो अ नॉवेल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिख देंगे अ नॉवेल। और ए नॉवेल सिंगुलर इसलिए लगाएंगे इस, और वर्ब का चौथा रूप है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे विंग। रीड का तीनों रूप एक जैसा, और उसके बाद जो है वह बाई क्या लिखेंगे, मरसा। अब अगर ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए आपको तो पहले ही बताया हुआ कि देखिए चेंज ऑफ वॉइस जो होता है, वॉइस एक्टिव पैसिव को जो हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। तो जब चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा तो यहाँ इज है तो यहाँ वॉज कैसे होगा, यहाँ हैड कैसे होगा, और यहाँ पे मस्ट क्यों आया। तो ऐसे एक झटके में तीन ऑप्शन को हम लोग काट करके अलग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह का जो सेंटेंस है, आई हैव अ होमवर्क टू डू, मुझे एक काम करने हैं या मुझे एक गृह काम करने हैं। आई हैव सम होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। अब देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग काटते चलते हैं। आई हैविंग सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का चौथा रूप तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। और आई विल हैव होमवर्क टू डू, अब देखिए क्या है, आई विल हैव होमवर्क, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। तो आई हैव सम होमवर्क टू डू या आई हैव अ होमवर्क टू डू में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई हैव सम होमवर्क टू डू। इसको ध्यान से देखिएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स को जो है ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। अब ड्राइवर को जो है वह स्पीड लिमिट से ओवर ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ड्राइवर को जो है वह स्पीड लिमिट से
ओवर ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्ट नोट, यानी ड्राइवर को जो है वह स्पीड लिमिट से ऊपर एकदम नहीं ड्राइव करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डैश एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। देखिए यहाँ पे डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, क्या चीज़ जो है वह बहुत तेज गति से जो है वह क्या बोलते हैं चलाना जो है वह खतरनाक हो सकता है। क्या मतलब बहुत तेज रफ्तार से चलाना खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइविंग कार्स, कार चलाना, मतलब ड्राइविंग कार्स जो है वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ड्राइविंग कार्स एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, यानी काफ़ी तीव्र रफ्तार से कार चलाना जो है वह खतरनाक हो सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो सब्जेक्ट को पकड़िए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, टॉम, और वॉज वर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से सिंपल पास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉम पेंटेड द हाउस है तो द हाउस कर दीजिए। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। सही स्पेल्ट वर्ड को चुनना है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे जो शब्द है आपका वो है कमिटी। क्या है, कमिटी। और कमिटी का जो स्पेलिंग होता है COMMITTEE। अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। और ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। देखिए यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से डिफरेंट हो तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, यानी यह मटेरियल उस मटेरियल से क्या है, अलग है। आगे चलते हैं। ही क्लाइम डैश द लैडर। अब वह सीढ़ी पे चढ़ गया। लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी पर। तो जब हम लोग कोई किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, उसके संपर्क में होता हो, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर, मतलब वह सीढ़ी पे चढ़ गया। अब सीढ़ी पे चढ़ा होगा तो सीढ़ी के ऊपर भी होगा, उसके संपर्क में भी होगा, तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। और ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे जब कोई किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, उसके संपर्क में हो, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। बहुत आसान है। आगे चलो जी। देखिए यहाँ पे क्या है, When the sun is shining we usually for swimming। देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्लाउज है ये प्रेजेंट में है, तो अगला क्लाउज भी आपका प्रेजेंट में होगा। अगर कोई पास्ट का दिख रहा तो उसको काट के हटा दो। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है वह क्या है, तीन विकल्प है। When the sun is shining, जब सूर्य चमक रहा है, we usually dash for swimming, हम लोग जो है वह प्रायः एकदम नहाने चले गए। हम लोग जो है वह जैसे ही सूर्य उगता है हम लोग नहाने चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये हैबिट को शो कर रहा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मंडे है तो मंडे के पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो है वह फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, या मान करके चलिए सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस क्या हो जाएगा, मंडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यानी सिंस का प्रयोग हम लोग ऐसे टाइम के लिए करते हैं जिसका हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है और ध्यान से देखिएगा सही सेंटेंस कौन सा है। देखिएगा, सी कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा सी विल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। सी कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। अब देखिए, सी हैड प्लेड टेनिस एज वेल एज गुड एज हिज ब्रदर। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, वह खेल सकती है। देखिए टेनिस खेलना ये कैपेसिटी या एबिलिटी की बात है। तो यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। अब सी कैन प्ले टेनिस एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। तो यहाँ पे कह रहा कि वह उतना ही अच्छा टेनिस खेल सकती है जितना अच्छा उसका भाई। तो इसके लिए हम लोग जो है वह ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है व्हाई डू यू वांट सी आस्क्ड हिम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्रश्न को सुलझा लीजिए, लिखिए। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू वांट। अब प्रश्न को सुलझा ली, अब इसको बनाइए। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सी आस्क्ड है तो आस्क्ड दे दीजिए, हिम है तो हिम दे दीजिए, और यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट दे दीजिए। अब चलिए डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। और वांट का पास्ट क्या हो जाएगा? वांटेड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है। तो देखते हैं इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कौन सा मैच करता है। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। देखिए आई विश, वी विश के बाद सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर्ब हमेशा वर लगेगा। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से अगर देखेंगे तो आई विश, वी विश के बाद, आई विश के बाद जो है वह दूसरा क्लाउज शुरू होता है। तो यहाँ पर फिर वर्ब नहीं लगेगा बिना सब्जेक्ट क्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे कहा था आई विश, मेरी इच्छा है, आई और यंग अगेन। आई विश, वी विश के बाद सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर्ब हमेशा वर्ब लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट आएगा तो ना वर्ब आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस 4 के बाद टाइम है। तो सिंस 4 के बाद जब कभी भी टाइम रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि जब कभी भी सिंस 4 दिखे आपको, तो वहाँ पर ये निश्चित रूप से मान करके चलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और इस हिसाब से हम लोग जो है वो क्वेश्चन को क्या करेंगे? बना देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। सही शब्द को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट का जो राइट स्पेलिंग होगा SATLLIT। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मैन वॉज डैश बाय अ डॉग। देखिए यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि ये पैसिव केस है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो इज एम आर होते हैं, इज एम आर या वॉज वर्ब, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसके बाद अगर वर्ब का तीसरा रूप हम लोग देते हैं या वर्ब का चौथा रूप देते हैं, तो वर्ब का चौथा रूप नॉर्मल जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें देते हैं, जो पैसिव वाला सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का कौन सा रूप देते हैं? तीसरा रूप देते हैं। तो चूंकि ये पैसिव केस है, क्योंकि यहाँ पे बाय के बाद फिर लगा हुआ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 B10। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दैट वाज श्योरली अ मिस्टेक। देखिए यहाँ पे श्योरली मतलब होता है निश्चित रूप से, दैट वाज श्योरली ए मिस्टेक का मतलब होता है वह निश्चित रूप से जो है वह क्या है? गलती है। निश्चित रूप से क्या है? गलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई बाउट दीज बुक्स डैश ऑक्शन। मैंने इन किताबों को ऑक्शन से खरीदा। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब नीलामी से हम किताब को खरीद के लाए, तो उससे जुदा किए, किताब को दूर किए, तो जुदाई दर्शाने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है? फ्रॉम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक क्लाउज आपका जो है वह पास्ट परफेक्ट में है।
तो जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा क्लाउज किस में होगा? सिंपल पास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट जो है वह अकेले नहीं आता, अपने साथ सिंपल पास्ट को भी ढोते चलता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें बिना इसको समझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, देखिए पास्ट में एक क्लाउज है तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट में होगा, तो ये दोनों विकल्प तो ऐसे भी आपका खत्म हो गया। और हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यहाँ पे पहला रूप लगा हुआ, तो ऐसे भी ये विकल्प खत्म है। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या है? ऑल डिपेंड्स, सारा कुछ निर्भर करता है, ऑन डैश द एग्जामिनेशन, मतलब सब कुछ निर्भर करता है हिज पासिंग ऑन द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी ऑल डिपेंड, सब कुछ निर्भर करता है हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, उसके परीक्षा पास करने पर, यानी सारा कुछ उसके परीक्षा पास करने पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिज पासिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता क्या है? यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए जो है वह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग बोलते हैं ना कि तुम लोगों को या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मीटिंग अटेंड करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, इस कंडीशनल सेंटेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल फ्यूचर में, ये प्रिंसिपल क्लाउज आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस में, और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वह किस में हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, और हमारा जो शब्द है वो है फैमिलीज। फैमिलीज का जो स्पेलिंग होता है FAMILIES, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिएगा। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये जो लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है? देखिए हाउस की बात किस में कर रहा है? कौन सा पोएम है जिसमें हाउस की बात कर रहा है? तो आपको याद होगा ना, ग्रैंड मदर्स हाउस। और ये जो ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह किन के द्वारा लिखी गई है? तो ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखी गई है, कमला दास के द्वारा। 1934 में इनका जो है वह बर्थ है। और ये जो है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इनकी एक रचना है समर इन कोलकाता, ठीक है ना, समर इन कोलकाता इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कमला दास के बारे में, तो ये इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में ये लिखने का काम करती है, इंग्लिश और मलयालम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैश पोएम। देखिए यहाँ पे द सोल्जर जो है वह एक वॉर पोएम है। कौन सा पोएम है वो? वॉर पोएम है। और ये जो सोल्जर है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। और ये रूपर्ट ब्रूक जो है वह इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। और ये जो रहते हैं वो वॉर पोएट रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू? वॉर पोएट रहते हैं। और द सोल्जर एक जो है वह वॉर सोनेट है। क्या है? वॉर सोनेट। सोनेट क्या होता है बाबू? 14 लाइन्स का जो पोएम होता है, 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोएम बोलते हैं, वॉर सोनेट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमला दास इज ए डैश पोएटेस।
कमला दास कहाँ से बिलोंग करती है? जी, कमला दास इंडियन पोएटेस है। कहाँ से बिलोंग करती है? इंडियन पोएटेस। और इनके बारे में बताया भी कि इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में ये इक्वली प्रोफिशिएंट है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो इन्होंने लिखने का काम किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायरहैम इज कंपोज्ड बाय, फायरहैम जो पोएम है वो पोएम किन के द्वारा कंपोज किया गया है? तो फायरहैम जो है पोएम के.एन. दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया है। और के.एन. दारूवाला जो है ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन। आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे इनके बारे में जान लेते हैं कि ये आईपीएस भी रहे थे। और ज़ोरोस्ट्रियन जो होता है वो होता है फायर वर्शिपर, अग्नि पूजक समुदाय का लोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। ये जो लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो पोएम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसका पहला लाइन है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह उस पोएम से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वॉल्ट विटमिन। और वॉल्ट विटमिन जो है वह अमेरिकन पोएट है। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? अमेरिकन पोएट है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। एक और रचना है इनकी ड्रम टैप्स। एक और रचना क्या है इनकी? ड्रम टैप्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड। ड्रामा जो है वह ग्रीक शब्द से लिया गया है। ड्रामा शब्द अंग्रेजी में कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द से आया है। बस इसको याद रखना डायरेक्ट। आगे चलिएगा। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांप ने जो है वह पोएट की तरफ कैसे देखा, किस निगाह से देखा? तो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वॉगली। कैसे देखा बाबू? वॉगली देखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारा। आगे चलते हैं। द स्पीकर इन द फायरहैम बिलोंग टू डैश रिलीजन। देखिए यहाँ पे कहते हैं जो वक्ता हैं फायरहैम के, कौन है? के.एन. दारूवाला या के.एन. दारूवाला। अब ये जो है वह ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकेविटी इज फुल ऑफ। मैकेविटी क्या होती है? एक कैट होती है। और मैकेविटी मिस्ट्री कैट के जो लेखक हैं वो टी.एस. इलियट है। कौन है बाबू? टी.एस. इलियट है। ये बात याद रखना है। और मैकेविटी जो है वह फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस, यानी पूरी धूर्तता से भरी हुई बिल्ली है, एकदम पूरी धूर्त बिल्ली है, इसीलिए उसको कहा गया है कि मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाय। स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्कॉलर जिप्सी जो है वह मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सेवई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। सेवई किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है? तो द आर्टिस्ट का। सेवई द आर्टिस्ट चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है और 12 ईयर्स ओल्ड रहता है और जैपनीज बॉय रहता है। कहाँ से बिलोंग करता है? जापान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक बात और यहाँ से ध्यान रखना कि सेवई जो है वह किस में इंटरेस्टेड रहता है? पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड। सेवई जो है वह गॉड में जो है वह पैशनेटली इंटरेस्टेड रहता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड। हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया किसका? होम रूल का, गृह शासन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि आई हैव अ ड्रीम लिखने का काम किए,
और आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो ए का स्पीच है। और मार्टिन लूथर किंग जो है वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ल भेद को नापसंद करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नस्ल भेद को ये नापसंद करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोव किस चैप्टर का कैरेक्टर है, तो अ मैरिज प्रपोजल। लोमोव जो है वह मैरिज प्रपोजल चैप्टर का, मैरिज प्रपोजल क्या है, तो कॉमेडी है। उसी चैप्टर का चीफ कैरेक्टर कौन है, लोमोव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोमोव जो है वह नर्वस टेम्परामेंट का आदमी रहता है, तुरंत नर्वस हो जाता है, हल्का सा लड़ाई झगड़ा हुआ नर्वस हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड। बर्ट्रैंड रसेल सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक का कौन सा लेसन लिखने का काम किया, ये जान लेते हैं। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब जरा सा बताइए, अब यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल जो है वह हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है और ब्रिटिश फिलोसोफर भी है। और क्या है बाबू, ब्रिटिश फिलोसोफर भी हैं, ब्रिटिश फिलोसोफर भी, ये तीनों चीज़ हैं, ठीक है ना। अब आपको फटाफट कमेंट करके आज के इस वीडियो में बताना है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ कब मिला। ये क्वेश्चन जो है मिला, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में कब मिला था। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल का फादर किसको कहते हैं, हेनरी फील्डिंग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेनरी फील्डिंग को जो है वह क्या कहा जाता है, मॉडर्न नॉवेल का पिता कहा जाता है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट मिस्र को कहते हैं। मिस्र के जो प्राचीन शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो मिस्र के 5 प्राचीन शासक को फारोस कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पर्ल एस वक इज एन राइटर। देखिए यहाँ पे पर्ल एस वक जो है वह कहाँ से बिलोंग करती थी, तो अमेरिका से, अमेरिकन राइटर थी। बात पर्ल एस वक के बारे में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो लिखा है रचना उसका नाम है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइस। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका है वो आपका ऐसे भी कह सकते हो और ट्रैवलर्स भी है। और पर्ल एस वक को 1938 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ये भी याद रखें। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जो इंडिया से जाने के बाद इन्होंने लिखा था, कम माई बिलव्ड। और ये जो इनकी रचना है वो इंडियन बैकग्राउंड पे बेस्ड है, ये इंडियन बैकग्राउंड पे बेस्ड रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव जो ड्रीम है वो स्पीच है, वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया, तो ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया। किन के द्वारा डिलीवर किया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। बात इनसे रिलेटेड कर लेते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल प्राइज मिला, और किस क्षेत्र में मिला, तो पीस के क्षेत्र में मिला। और यहाँ पे 28 अगस्त 1963 को ये लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में ये क्या किए थे, स्पीच दिए थे। और 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ध्यान दीजिएगा। अब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो है वह नरेटर के कौन लगते थे, तो नानू काका जो है वह नरेटर के मैटरनल अंकल थे, मामा थे, यानी माई के भाई थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब नानू काका जो है
आपको कमेंट करके बताना है किस चैप्टर के चीफ कैरेक्टर थे, कौन से चैप्टर के चीफ कैरेक्टर थे। ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। आप बताइए कमेंट करके कि कौन से चैप्टर के चीफ कैरेक्टर हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ही डैश लीव व्हेन आई रीच हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए ये जो क्लाउज है ये सिंपल पास्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन से जुड़ा हुआ है, व्हेन से जुड़ा हो, बिफोर से जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, और उसमें से एक क्लाउज अगर आपका सिंपल पास्ट हो तो दूसरा क्लाउज पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपका क्लाउज होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।